हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि इसका टाइटल लेके समझ ही गए होंगे कि हम फाइनली अपने चैनल के ऊपर जजमेंट डे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप सबकी मुझे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी डीएम्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर और अलग अलग जगहों के ऊपर कि फ़ौरन से जजमेंट डे को शुरू किया जाए। अब मैं थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो है बेसिकली एक ऑन गोइंग मार्वल का बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट है इस साल का, यानी कि ये एक ऑन गोइंग सीरीज़ है। और अभी तक इसके सिर्फ 2 ही इश्यूज़ हमारे पास आए हैं, जिसमें से एक वन शॉट कॉमिक है जिसको हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो उसका पहला इशू है जजमेंट डे का। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रॉस ओवर इवेंट है तो इसके बीच काफ़ी ज़्यादा टाई-इन्स भी आने वाले हैं, क्योंकि ये इवेंट इटर्नल्स, एक्समैन और एवेंजर्स तीनों के ही ऊपर चलने वाला है, तो इसकी टाई-इन्स हर तरफ फैली भी होंगी। लेकिन अब मैं इसकी सारी की सारी टाई-इन्स तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बल्कि बस वो टाई-इन्स ज़रूर शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगी हमारी मेन स्टोरी के लिए। और उसके अलावा हमारे पास जजमेंट डे का जो ये पूरा का पूरा क्रॉस ओवर इवेंट होने वाला है उसके अपने 6 इश्यूज़ हैं, और इस वाले वन शॉट को मिला के 7 इश्यूज़ हो जाएंगे। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में बार बार ये मत कहिएगा कि इसका अगला एपिसोड मैं फ़ौरन से अपलोड कर दूं, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग सीरीज़ है, इसका एक एक इशू आने में एक एक महीने का टाइम लगेगा। तो आप लोग मेरे साथ पेशेंस से रहिएगा ताकि हम सब इस पूरी की पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर सकें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म होगी ही। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस कॉमिक के बारे में बताता चलूँ कि अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर इटर्नल्स वाली सीरीज़ देखी है, जिसको हम अपनी ऑन गोइंग सीरीज़ के तौर पे लेके चैनल पे चल रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर इटर्नल्स वाली सीरीज़ को नहीं देखा है 2022 वाली, तो उसको मेरे चैनल पे फ़ौरन से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और मज़े की बात यह है कि इस वाली सीरीज़ के राइटर भी कोई और नहीं बल्कि किरण गिलेनी हैं, जो कि इटर्नल्स की सीरीज़ को लिखते हैं। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर होने कुछ ऐसा वाला है जैसा कि अब इटर्नल्स का जो प्राइम इटर्नल है वो ड्यूक बन चुका है, और अब ड्यूक ने इस बात का फैसला करा है कि म्यूटेंट्स जितने भी हैं वो एक तरह के डिविएंट्स हैं और उनको ख़त्म करना ही होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें म्यूटेंट्स वर्सेस इटर्नल्स हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन साथ साथ अवेंजर्स जो हैं वो यहाँ पे दोनों तरफ से दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से इसको इश्यूज़ को रिलीज़ किया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी इस पहले इशू को आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास इफ ऑफ जजमेंट डे के नाम से है, जिसके अंदर हम जजमेंट डे को शुरू करने से पहले इसकी सारी की सारी बैकग्राउंड की चीज़ों के ऊपर नज़र डाल देंगे कि क्या चल रहा है। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपने आज की इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हेलो अगेन, मैं हूं मशीन, जिसको अर्थ के नाम से तुम लोग जानते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं, लेकिन थोड़ी बहुत सरप्राइज भी हूं, क्योंकि आज पहली बार मैं तुम लोगों को एक ऐसी रिपोर्ट देने वाली हूं कि इस वक्त अर्थ के ऊपर सब कुछ काम एंड वेल चल रहा है। ना ह्यूमंस जो हैं किसी और तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ना उनके ऊपर आसमान से कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक किस्म का खतरा आके बरसने की कोशिश कर रहा है। वो एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, अपने अपने बर्तनों को धो रहे हैं और पार्क के अंदर वॉक पे निकले हुए हैं, जिस तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जैसा कि तुम देख सकते हो, आज तो एवेंजर्स भी यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं और वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि टोनी स्टार्क उनके लिए प्राउडली बना रहा है, जो कि उसके आयरन वेफल 3000 हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कैरल यहाँ पे टोनी के वेफल्स के ऊपर कमेंट करना चाहती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही पका दिए हैं, लेकिन ये बात टोनी को बुरी लग सकती है, तो इसलिए कैरल खामोशी से उन वेफल्स को एंजॉय कर रही है। अगर हम चलें आइलैंड ऑफ क्रोकोआ के ऊपर, जो कि एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई जगह है जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स रहते हैं और अपनी सारी की सारी पावर को वहीं पे एक्सेस करते हैं। मुझे म्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी की पूरी नेशन को लेकर चल रहे हैं, और इतना खूबसूरत क्लाइमेट उन्होंने वहाँ का बना दिया है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं। अब तो उनको यहाँ पे समंदर के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की कोई टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि वो जिस आइलैंड के ऊपर हैं वो एक सेंटियन आइलैंड है। वो अपने आप को समंदर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ओह, सच कहा जाए तो आज का दिन मेरे लिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। देखा जाए तो आज का दिन ड्यूक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लवली साबित हो रहा है, जो कि द स्नेक ऑफ इटर्नल्स माना जाता है। वो क्रॉल करते 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 आखिरकार सबसे ऊपर पहुंच ही गया, क्योंकि जैसा कि तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती चलूं, क्योंकि इस वक्त वो जो है प्राइम इटर्नल बन चुका है, और इस सब के ज़रिए वो अपने उन वाइल्डेस्ट ड्रीम्स को पूरा करने में लगा हुआ है, जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। परहैप्स उसके एम्बिशन सब कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ निकल गए हैं, जो कि कभी उसने शायद सोचा नहीं था कि वो उस थ्रोन के ऊपर बैठ के उनको पूरा कर पाएगा। ये ऐसा कहा जाए क्योंकि वो अब इतनी ऊपर एक कुर्सी पे आ चुका है, तो उसको कुछ चीज़ों का डर है जो कि सता रहा है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ जिसको वो मुकम्मल तौर पर मिटा देना चाहता है। लेकिन परहैप्स ड्यूक इन सारी की सारी बातों को छोड़ देगा और आखिरकार अपनी एक फाइनली हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा ही। कम ऑन ड्यूक, ये मशीन, यानी कि मैं तुम्हारे लिए रूट कर रखी हूँ, तुम्हें अब सारी की सारी चीज़ों को छोड़ के खुशी की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि ड्यूक यहाँ पे आकर कहता है कि डोमो, मेरे पुराने दोस्त, अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सारे के सारे म्यूटेंट्स को कैसे मारते। और वहीं से वो बोलता है कि क्यों प्राइम इटर्नल, आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की चीज़ मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगले पल हम देखते हैं कि डोमो वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का बॉम्ब दिखाता है और ड्रू बोलता है कि ये एक एंटी मैटर बॉम्ब है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक छोटे साइज़ के अंदर है, इतना ज़्यादा सिंपल। तो वहीं से डोमो बताता है कि यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक जर्नलाइज टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आते हुए कोई देख भी नहीं पाएगा और उसको समझ भी नहीं पाएगा। हम इस छोटी सी चीज़ को सीधा उनके आइलैंड के ऊपर गिरा देंगे और किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। और जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो सिर्फ इस अर्थ के ऊपर होने वाले सारे के सारे म्यूटेंट्स को ये बॉम्ब मिटा के रख देगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो म्यूटेंट्स मार्स के ऊपर हैं उनके ऊपर ये असर नहीं करेगा, लेकिन उनको ज़रूर पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करा है उनके मेन दिल के अंदर। तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, अर्थ वाले म्यूटेंट्स और मार्स वाले म्यूटेंट्स, और उनके बीच खुद ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाए और हमें वो काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े पूरी तौर पर, और वो खुद एक दूसरे को मार के ख़त्म कर दें। तो ड्रू ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि डोमो ये तो तुमने बहुत ही बड़ा काम करा है डोमो, मैं तुमसे सच में इम्प्रेस हो गया हूँ। मैं तुमसे इसी तरीके की आईडी की उम्मीद कर रहा था। चलो अब इसकी फ़ौरन से तैयारी शुरू कर दो और किसी को पता ना चले, क्योंकि आज शाम की ड्रिंक लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे म्यूटेंट्स को इनहाइलेट कर दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक पूरे का पूरा चार्ट बताया जा रहा है जिसके अंदर हम सारे के सारे इटर्नल्स को हमें दिखाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वो 100 इटर्नल्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगहों के ऊपर रह रहे हैं, जिसमें से कुछ ओलंपिया के ऊपर हैं, कुछ पोलैरिस सिटी के ऊपर हैं, कुछ एक्सक्लूशन के अंदर हैं, कुछ जो है ओशेनिक वॉच का हिस्सा हैं, कुछ सेलेस्टियल प्रीस्ट हैं, कुछ टाइटनॉस के हर्मिट्स हैं, कुछ लेमोरियन मिशन के ऊपर मौजूद हैं, द गायन सिस्टर्स हैं, द ट्रिक्स हैं, द फॉरगॉटन हैं, डेमोक्लेस फाउंडेशन है, द हेक्स नाम का एक पूरा का पूरा इटर्नल्स का ग्रुप है जो कि क्लासिफाइड है, जिसके नाम तक यहाँ पे नहीं बताए जा रहे हैं। और अननोन लिक्वेशन के ऊपर हमें यहाँ पे 3 इटर्नल्स बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनका कोई भी डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस पूरे के पूरे चार्ट को यहाँ पे रोक के सारे के सारे इटर्नल्स के नाम पढ़ सकते हैं जो कि इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन कहानी हमारी शिफ्ट होती है लेमोरिया के अंदर, और ये वो जगह है जहाँ पे डिविएंट्स रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इकरिस, सर्सी और दूसरे इटर्नल जो थे वो ये पूरे की पूरे इटर्नल कम्युनिटी को छोड़ के अलग रहना शुरू कर चुके हैं। और इसी तरह अर्थ हमें बताती है कि इटर्नल्स के पास सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है: प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल, प्रोटेक्ट द मशीन, करेक्ट एक्सेस डिविएशन। जिसका मतलब ये है कि वो चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन इन 3 प्रिंसिपल्स को उनके लिए मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं और चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लें, लेकिन उनको मशीन को प्रोटेक्ट करना होगा, सेलेस्टियल्स को प्रोटेक्ट करना होगा, और जब उनके सामने एक्सेस डिविएशन होगा तो उनको उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जाना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि क्रिस यहाँ पे बेसिकली कुछ डिविएंट्स की जो है मदद वगैरह कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसको एक आवाज़ आती है कि तुम बस अब बहुत हो चुका है, तुम इटर्नल्स हमारे बीच कैसे रह सकते हो, हम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्रो गलत है तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों ने आज तक हमें मारने की कोशिश करी है और इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म के डिविएंट जो है वो यहाँ पे इकरिस से मुकाबला करने के लिए उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालते हुए यहाँ पे आता है। लेकिन हम देखते हैं कि इकरिस बेसिकली उसको जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से, यानी कि सिर्फ एक हलवे की तरह उठा के ज़मीन के ऊपर पटक के उसका काम तमाम कर देता है। और वहीं से इकरिस बोलता है कि सर्सी फ़ौरन से इसको ट्रैप करो। तो वहीं से वो डिविएंट कहता है तो क्या ये बात कोई चीज़ प्रूफ करती है, तुम बस यही दिखाना चाहते हो ना कि इटर्नल्स जब चाहें हमारा ये हाल कर सकते हैं, और जब तुम्हारी मर्जी तुम ऐसा करोगे, तुम लोग कभी नहीं बदलने वाले हो, तुम लोग हमेशा हमारा पीछा करते रहोगे। और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है बेसिकली ड्यूक के पास ही, जो कि एक्सक्लूशन के अंदर आता है फेस्टोस से मिलने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि थैनोस ने फेस्टोस को जो है बेसिकली कैद कर दिया था और वो अभी तक इसी कैद के अंदर है। और ड्यूक बोलता है तो अब ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी जैसी प्रॉब्लम फेस्टोस से क्या उसका किया जा सकता है। तुम और तुम्हारे दोस्त जो है लेमोरिया के अंदर छुपने की कोशिश कर रहे थे और इसके ज़रिए तुम पूरे के पूरे हमारे इस इटर्नल होने के ऊपर धब्बा लगा देते हो, और अब जब तुम यहाँ पे रिजरेक्ट हो गए हो तो मुझे तुम्हें लाजमी यहाँ पे कैद करना ही पड़ा, और तुम मेरे लिए यहाँ पे एक तरह की डिस्ट्रैक्शन बनते ही जा रही हो। तो फेस्टोस बोलता है कि मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हूँ, हम हर बार जब भी मरते हैं तो हम दोबारा रिजरेक्ट होते हैं और उस रिजरेक्शन के अंदर एक इंसान की ज़िंदगी छीन ली जाती है। क्या तुम इन सारी के सारी चीज़ों के बोझ को सह सकते हो? तो ड्रू बोलता है कि तुम इस बात को सह नहीं सकते हो, लेकिन शायद मैं इस बात को सह सकता हूँ, और इसलिए हमें तुम्हारे माइंड को वाइप कर देना चाहिए और तुम्हें वापसी काम पे लगा देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है ये एजेक और मक्कारी की तरफ से। और हम देखते हैं कि एजेक और मक्कारी यहाँ पे आती हैं और मक्कारी कहती है फेस्टोस मेरे दोस्त हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि तुम हमारे इस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हो। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई डील नहीं है, बल्कि यहाँ पे एजे खुद मेरे पास अपनी लीडरशिप के नाते यहाँ पे आई है मुझसे कोई चीज़ मांगने के लिए, तो अब मैं इसको किसी चीज़ से इनकार तो नहीं कर सकता हूँ ना, और वैसे भी ये मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है। तो वहीं से एजे कहती है कि तुम एक ऐसे क्रिएचर हो ड्रू जिसके दिल के अंदर कोई फेथ नहीं है, और शायद तुम्हारे सीने के अंदर एक दिल भी ना हो, लेकिन आज तुम जो कर रहे हो उसकी कदर मैं ज़रूर करूँगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि ड्रू बेसिकली फेस्टोस को जो है वो एजेक और मक्कारी के हाथों सौंप देता है। और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है सेलेस्टिया सिटी के अंदर, और ये वो एक स्पिरिचुअल सिटी है जहाँ पे मक्कारी और एजेक अपने सेलेस्टियल्स को गॉड मान के पूजा करते थे। और अब फेस्टोस यहाँ पे आकर कहता है क्या आखिरकार तुम एक गॉड कैसे बना सकते हो?
तुम्हारे ये सारे के सारे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा शानदार और बड़े किस्म के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सारे के सारे प्लान्स को जब अंजाम दिया जाएगा तो इनके अंदर ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिसको सॉल्व करना आसान नहीं होने वाला है। और तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम लोग एक आदमी को किडनैप करके, जो कि एक म्यूटेंट एक्सपर्ट है, उसके जरिए इस पूरे के पूरे गॉड को बनवा सकते हो? वो क्रोकोवंस जब उनको इस बारे में पता चलेगा तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ सकती है। वो हमारे लिए खतरनाक किस्म के एनिमीज साबित हो सकते हैं। अगर हमने तुम्हारे प्लान के मुताबिक इस सब को कर भी लिया तो उसके बाद भी काफ़ी अनसर्टेनिटी यहाँ पे मौजूद है। इवन विथ योर क्रिएटिविटी हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हम एक गॉड को क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई रीज़न नहीं है सबको करने के लिए तो मैं इसके अंदर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ एजेक। लेकिन वहीं से एजेक बोलती है, लेकिन तुम ऑलरेडी हमारी मदद कर रहे हो फेस्टोस। तुमने कहा कि ये चीज़ काम कर सकती है और हमें बस एक एक्सपर्ट की आंख की ही ज़रूरत थी सबको जानने के लिए, क्या ये हो सकता है कि नहीं। और अगर तुमने कहा कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हो के ही रहेगा। तुम एक मैन ऑफ प्रैक्टिकलिटी हो, तो इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो फेस्टोस कहता है कि नहीं, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं इस बात के ऊपर ऑलरेडी पहले भी चल चुका हूँ और ये वर्थ इट नहीं है। मैं जानता था कि किस तरीके से ये मशीन जो है एक इंसान को मारती जब भी हम दोबारा पैदा होते हैं। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी और तुमने इसका अंजाम देखा कि उल्टा ही हो गया। थेनोस जैसा एक खतरनाक किस्म का विलन हमारे सामने आ गया और चीज़ें बद से बदतरीन हो गई। तो मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि तुम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा बर्बाद ना करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। और हम देखते हैं कि फेस्टोस बेसिकली एजेक और यहाँ पे मक्कारी को मना कर देता है कि वो उनके किसी गॉड को बनाने में उनकी मदद नहीं करेगा और वो यहाँ से चले जाता है। तो एजेक बोलती है, तुम्हारा क्या सोचना है इसके ऊपर? तो मक्कारी बोलती है कि चलो वेल, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम हमने उसको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल मक्कारी और एजेक किसी और को पकड़ के नहीं लेकर आई हैं, बल्कि एक्स मैन के एक म्यूटेंट मिस्टर सिनिस्टर को अपने साथ लेकर आई हैं इस पूरे के पूरे गॉड को बनाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि मिस्टर सिनिस्टर कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। और इसी तरह हमारी कहानी दोबारा ड्रू के पास शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बैठ के पूरे क्रोकोवा के ऊपर नज़र रख रखा है, जहां पे वो नाइट कलर और मैजिक को देख सकता है, बीस्ट को देख सकता है कि वो लोग कितने ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख के ड्रू बोलता है कि वो लोग कितने हेल्दी, कितने खुश और मज़े में लग रहे हैं, क्या इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? तो वहीं से डोमो बोलता है कि बस मेरे फाइनल फिनिशिंग टच रह गए हैं प्राइम इटर्नल, उसके बाद हम इन सारी की सारी स्पीशीज़ को इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर से हाईलाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, सिर्फ आपके कमांड के ऊपर। तो ड्रू बोलता है कि डिविएंट जो हैं वो एक तरह के जेनेटिक कैरियर की तरह काम करते हैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर, जो कि अपने जीन्स को यहाँ से वहाँ फैलाते जा रहे हैं। और रही बात इन सारे के सारे म्यूटेंट्स की, तो कोई इनके बारे में जानता नहीं है, लेकिन ये भी डिविएंट्स का ही सिर्फ एक दूसरा नाम है, करेक्ट एक्सेस डिविएशन। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है जिसको हमें मानना ही होगा। और जो म्यूटेंट्स मार्स के ऊपर रहते हैं वो इमोर्टल हो चुके हैं, और ये सारे के सारे म्यूटेंट्स अब मार्स तक पहुंच चुके हैं और अपना घर बना चुके हैं। इसके अलावा इनके पास ऐसे मीन्स आ चुके हैं जिसके जरिए ये अपने आप को वापसी जिंदा कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये इमोर्टल भी हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी मेरे लिए एक्सेस हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं और एक्समैन को वो फॉलो करते हुए नहीं आ रहे हैं, तो एक्समैन को रिसेंटली ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट रिबूट किया था जोनाथन हिकमैन के जरिए, जहाँ पे वो एक पूरे के पूरे आइलैंड क्रोकोवा के ऊपर रह रहे थे और वहाँ पे सारे विलन, सारे हीरोज अब एक साथ मिल चुके हैं और वो एक पूरी की पूरी म्यूटेंट कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं। उससे ऊपर ये बात है कि वहाँ पे उनके पास 5 ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो कि अपनी पावर्स को एक साथ मिलाते हैं तो वो किसी भी म्यूटेंट को मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं। तो एक तरह से अब एक्समैन इमोर्टल्स हो चुके हैं, वो चाहे कितनी भी बुरी तरीके से मर जाएं वो वापसी रिबॉर्न हो सकते हैं जिस तरीके से इटर्नल्स होते हैं। और यही बात ड्रू को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये चीज़ सिर्फ इटर्नल्स के पास थी, अब वो म्यूटेंट्स के पास भी लग चुकी है और इसलिए उनको ख़त्म होना ही होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि डोमो यहाँ पे अपने पूरे के पूरे बॉम्ब को ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लेता है और उसके फिनिशिंग टच वगैरह करने के बाद उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करता है कि सारे के सारे म्यूटेंट्स को मार दिया जाएगा। और अगले बार ड्रू के कहने के ऊपर वो उस पूरे के पूरे बॉम्ब को आगे की तरफ डिप्लॉय करता है और कहता है कि चलो अब काफ़ी लेट हो गया है, मेरे ख्याल से हम आज रात का डिनर जो वैनकूवर के अंदर करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक एग्स मौजूद होते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ताकि हम इस पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन की खुशी मना सकें। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो बॉम्ब फटने वाला होता है, अचानक से ड्रू और डोमो की आंखों से आंसू निकल आते हैं, खून निकल आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर से आवाज़ आती है, प्रोटेक्ट द मशीन, प्रोटेक्ट द मशीन। और वहीं से ड्रू बोलता है कि फौरन से उस बॉम्ब को रिकवर करो क्विकली। तो कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं कोई बहुत बड़ा इडियट नहीं हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि डोमो फौरन से वापसी अपने उस बॉम्ब को अपने पास बुलाता है और वहीं से कहता है इसको फौरन से हमें बंद करना होगा। और हम देखते हैं कि ड्रू बेसिकली उस एंटी मैटर बॉम्ब की डेटोनेशन को कैंसिल कर देता है और पूछता है कि आखिरकार ये सब हुआ क्या था। मैंने तो नहीं सोचा था कि इस बॉम्ब को ट्रिगर करने से हमारा प्रिंसिपल ट्रिगर हो जाएगा। तो वहीं से डोमो बताता है कि ये आइलैंड इटसेल्फ क्रोकोवा जो है वो एक सेंटिएंट बीइंग है जो कि हमारी इस मशीन का हिस्सा यानी कि अर्थ का, और अगर हम उस आइलैंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इन शॉर्ट हम मशीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा दूसरा प्रिंसिपल प्रोटेक्ट द मशीन वो हिल जाता है और ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। हम सिंपली इस पूरे के पूरे आइलैंड के हर एक मॉलिक्यूल को इनहाइलेट नहीं कर सकते हैं।
तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे इस वक्त कहानी किस तरीके से चल रही है। तो ड्रूक बोलता है कि वेल आई गेस कि आज की हमें विक्ट्री ब्रेकफास्ट को जो है स्किप करना ही होगा। मेरा सच में उन सारे के सारे एग्स को खाने का आज बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो डोमो बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा माय लीच कि मैंने आपको डिसअपॉइंट करा, लेकिन क्या मैं दूसरे मेथड को सोचने की तैयारी करूँ। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी कोशिश कर ली है। मुझे इसके बारे में पता होना ही चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पे जो है गेनोसाइड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह के काम करने के लिए एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए था जो कि ये काम करने में माहिर है। और अगले ही बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रूक किसी और के पास नहीं बल्कि उरैनस के पास आता है जो कि उसका ग्रैंडफादर है। और इसकी कहानी को हम ऑलरेडी एक वन शॉट के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस कॉमिक को जरूर चेक कीजिएगा अगर आप उरोनोस के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सा खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर है और इटर्नल्स ने उसको यहाँ पे कैद करके क्यों रखा हुआ है। लेकिन वहीं से ड्रूक बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। तो वहीं से उरोनोस बोलता है, ओ ड्रूक, लिटिल ड्रूक, अभी तो यहाँ पे 1000 साल भी नहीं गुजरे तुम इस थ्रोन पर बैठे हुए और ऑलरेडी तो मेरे पास मदद के लिए आ गए हो। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उरोनोस बेसिकली एक ऐसा खतरनाक किस्म का इंसान है जिसने पहले भी अर्थ के ऊपर सारे के सारे डिविएंट्स को एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करी थी और उसने ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स बनाए थे और इसी सज़ा में उसको इटर्नल्स ने कैद कर दिया था। लेकिन अब ड्रूक उससे ही मदद मांगने के लिए आया है इन म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।